माय चैनल ब्रेनोपैक्सी। इस चैनल का मकसद स्टूडेंट में साइंस की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना और इस सब्जेक्ट में उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना और एक सब्जेक्ट का जो डेप्थ है उसको वो समझने की कोशिश करें। तो आज हम शुरू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। जब भी कोई चैप्टर पढ़ें, जब भी कोई टॉपिक चुने, सबसे पहले अपने आप से दो सवाल करें कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, व्हाई दिस हैपेंस एंड हाउ दिस हैपेंस। किसी भी चीज़ को करने से पहले हमारे मन में दो क्वेश्चन आने चाहिए। अगर ये दो क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं तो आप सब्जेक्ट को, आप टॉपिक को ठीक से, अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट से मिलती है और फूड के थ्रू हम अपने अंदर इसको इंजेस्ट करते हैं। और ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डाइजेशन का जो फंक्शन है इन बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। और जब ये छोटे छोटे यूनिट्स में मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये ब्लड में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ये पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फंक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, वहाँ पे यूज होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है हमारी ओरल कैविटी से, माउथ से। माउथ से फूड की डाइजेशन शुरू होती है, उसके बाद ये इसोफेगस में आता है, इसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है वो फिकस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब हम लोग एक एक करके एक एक सिस्टम को देखेंगे, एक एक ऑर्गन को देखेंगे कि कौन से ऑर्गन का कौन सा क्या क्या फंक्शन है। अभी हमने जैसा बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो डाइजेशन में ये छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट इज ए लार्ज, कार्बोहाइड्रेट के तीन टाइप्स होते हैं। वन इज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड is single sugar, disaccharide is, di means two sugars, polysaccharide means many units of sugar। बायोलॉजी में वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, वर्ड्स के मीनिंग को समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आपको अगर वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो बहुत सारी चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोनो, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, पॉली मीन्स मेनी, सैकेराइड इज शुगर। Monosaccharide means single sugar, disaccharide double and poly is many। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। Glucose, fructose and galactose, these are monosaccharides। Disaccharides, 2 units of glucose makes maltose। maltose disaccharide है, इसमें ग्लूकोज के 2 यूनिट होते हैं एंड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में सुक्रोज, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलकर बनाता है लैक्टोज। तो माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज आर डाइसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल में स्टार्च, स्टार्च दो टाइप के हैं, 2 यूनिट से मिलकर बनता है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। फाइबर्स,
These are example of polysaccharides. Polysaccharides में multiple units, many units, maltose, sucrose and lactose disaccharides, and glucose, fructose and galactose are monosaccharides. उसी तरीके से similarly protein multiple amino acids के चेन होते हैं. For example, these are amino acids AA. These are chain of multiple amino acids. तो ये प्रोटीन ऐसे फॉर्म होता है. फैट्स जब ब्रेक होता है तो इट मेक्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. जैसा मैंने बताया लार्जर मॉलिक्यूल्स. अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट एंजाइम्स आएंगे और इन सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, इनको डाइजेस्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे. प्रोटीन्स को ब्रेक करेंगे तो एमिनो एसिड्स फ्री होंगे, फैट्स को ब्रेक करेंगे तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होगा, और फैटी एसिड, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये सब ब्लड में एब्सॉर्ब होंगे. अब हमें देखना है कि कैसे कैसे माउथ से शुरू होकर स्टोमक, इंटेस्टाइन, इन सब ऑर्गन्स में कैसे डाइजेशन होता है और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स आएंगे और इसी पे एक्ट करेंगे. ओरल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट होता है. जैसा हम लोग जब फूड लेते हैं तो वी च्यू करने से फूड सॉफ्ट होता है और डिफरेंट स्मॉल पीसेस में ब्रेक होता है. तो पहला डाइजेशन का प्रोसेस वहां से स्टार्ट होता है और दो मेन एंजाइम सिक्रीट होते हैं ओरल कैविटी में. वन इज सलाइवरी एमाइलेज एंड सेकंड इज लिंगुअल लाइपेज. सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च पे एक्ट करके इसको माल्टोज में चेंज करता है और लिंगुअल लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करता है. सलाइवरी एमाइलेज इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स. हमारे ओरल कैविटी में तीन टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. दैट इज वन इज पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल. सबलिंगुअल, लिंगुअल मींस जहां भी लिंगुअल है ये समझिए कि अराउंड द टंग है, टंग के नीचे होता है. सबमैंडिबुलर, मैंडिबुलर बोन जॉ बोन के नीचे होता है. पैरोटिड एंगल ऑफ जॉ के पीछे की तरफ होता है. तीन सलाइवरी ग्लैंड्स से सलाइवरी एमाइलेज प्रोड्यूस होता है और लिंगुअल लाइपेज भी ओरल कैविटी से प्रोड्यूस होता है. जो लिंगुअल लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है. तो डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से ओरल कैविटी से स्टार्ट हो गया. इसके बाद फूड पहुंचता है इसोफेगस में. इसोफेगस इज पाइप लाइक स्ट्रक्चर. इसोफेगस में डाइजेशन का कोई प्रोसेस मेजर नहीं होता है. सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं इसोफेगस के, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके फूड को प्रोपेल करते हैं नीचे की तरफ. और इस कॉन्ट्रैक्शन को, जो स्मूथ मसल्स होते हैं इसके कॉन्ट्रैक्शन को, इस प्रोसेस को, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के प्रोसेस को पेरिस्टालसिस कहते हैं. पेरिस्टालसिस इसोफेगस में होता है और ऐसा नहीं कि इसोफेगस में ही पेरिस्टालसिस होता है. पेरिस्टालसिस अकर्स थ्रू होल एलिमेंट्री ट्रैक्ट. पूरे जीआई ट्रैक्ट में ही पेरिस्टालसिस होता है. स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से फूड का जो है मूवमेंट फॉरवर्ड आगे की तरफ होता है. इसके बाद हम देखेंगे ड्यूडेनम में डाइजेशन का प्रोसेस. स्टमक इसोफेगस से फूड स्टमक पे पहुंचता है. स्टमक और इसोफेगस के जंक्शन पे एक स्फिंक्टर होता है. इस स्फिंक्टर कहते हैं लोअर esophageal sphincter. लोअर esophageal sphincter. इस स्फिंक्टर का काम, स्फिंक्टर मींस वाल्व लाइक स्ट्रक्चर. वाल्व का फंक्शन होता है किसी भी मटेरियल को
एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाने देना और उसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं होने देना। इसकी वजह से क्या होता है, फूड का रीवेजिटेशन इसोफेगस की तरफ नहीं होता है और ये फूड को सिर्फ एक ही पाथ में फ्लो करने के लिए ये प्रोसेस को, ये फूड को करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए ये हेल्प करता है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे वोमिटिंग होती है तो उसमें ये जो स्फिंक्टर को रिलैक्स हो जाता है, जिससे फूड का रीवेजिटेशन इसोफेगस होते हुए माउथ की तरफ से हम लोग माउथ से निकल जाता है हमारा खाना। तो एक स्फिंक्टर स्टोमक और इसोफेगस के जंक्शन पे होता है, दूसरा स्टोमक और ड्यूडेनम के जंक्शन पे होता है। ये इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टोमक में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं और एक एसिड प्रोड्यूस होता है। एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, HCl, एंजाइम पेप्सिन एंड रेनिन। एसिड का काम होता है हमारे फूड को थोड़ा सॉफ्ट करना और थोड़ा डाइजेस्ट करना। और HCl क्या करता है कि जो हमारे पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है, ये पहले प्रोएक्टिव, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। इन दोनों इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट करता है HCl और फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। और जो हमारे एक्टिव एंजाइम्स हैं, पेप्सिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन को ब्रेक करता है प्रोटियोजेंस एंड पेप्टोन्स में। और रेनिन इज मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम, मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मिल्क में केसिन होता है, केसिन को पैराकेसिन में कन्वर्ट करता है रेनिन, और पैराकेसिन कैल्शियम से रिएक्ट करके कैल्शियम पैराकेसिनेट बनाता है और कैल्शियम पैराकेसिनेट पे पेप्सिन ऐड करके उसको स्मॉल पीसेस डिफरेंट टाइप ऑफ पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में चेंज करता है। ये होता है पूरा प्रोसेस स्टोमक में। आपके मन में एक सवाल आएगा कि स्टोमक में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो हमारे स्टोमक को बर्न क्यों नहीं करता है, स्टोमक के वॉल को डाइजेस्ट क्यों नहीं करता है? ये इसलिए नहीं करता है कि स्टोमक में म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमारा वॉल सेफ रहता है। यहाँ पे इसके वॉल के अंदर एक म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, ये म्यूकस का लेयर वॉल को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकता है HCl से। और आप लोगों ने देखा होगा कि कभी ज्यादा एसिड का जब स्टोमक में प्रोडक्शन हो जाता है तो गैस्ट्रिक अल्सर एक डिजीज होती है जो कि पेट में अल्सर हो जाता है। तो यहाँ ये सारा प्रोसेस आपका स्टोमक में होता है। इसके बाद फूड पहुंचता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में देखेंगे डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ड्यूडेनम इज सी शेप स्ट्रक्चर। ड्यूडेनम में जो मेन एंजाइम्स आते हैं वो लीवर से आते हैं, लीवर एंड पैनक्रियाज। लीवर का सिक्रेशन और पैनक्रियाज का सिक्रेशन ड्यूडेनम में आता है और ड्यूडेनम में फूड का डाइजेशन इन दोनों ही के सिक्रेशन की वजह से होता है। तो लीवर का जो मेन सिक्रेशन है वो बाइल है, बाइल जूस लीवर से सिक्रीट होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वहां से ये हेपेटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में आता है। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, वो पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए ड्यूडेनम में आता है। यहाँ ड्यूडेनम में इन दोनों के सिक्रेशन फूड को डाइजेस्ट करते हैं। बाइल का जो मेन फंक्शन है वो फैट का डाइजेशन है, फैट को डाइजेस्ट करता है और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई एंड के, इनके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। और इम्पोर्टेंट काम है कि बाइल जो हमारे स्टोमक से जब फूड आता है तो स्टोमक का जो पीएच होता है बहुत लो होता है, एसिडिक पीएच होता है। उस पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल जूस हेल्प करता है, उस पीएच को न्यूट्रलाइज करता है और एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट देता है जहाँ पे एंजाइम्स एक्ट कर सके। पैनक्रियाज से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, कुछ प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीओलिटिक एंजाइम में, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने एंजाइम में मेन है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ट्रिप्सिनोजन आपको मैं बताया पहले कि जिन लगा हुआ है, जिन मींस इनएक्टिव फॉर्म, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन
ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये इसका एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन और कैमोट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, स्मॉलर पेप्टाइड्स में ब्रेक करते हैं। और एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है पैनक्रिएटिक एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो ये प्रोसेस पूरा हमारा ड्यूडेनम में होता है। इसके बाद से फूड जिजुनम में पहुंचता है और वहां पे भी कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं और एब्जॉर्प्शन, मेजॉरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन अब शुरू होता है। ड्यूडेनम में कुछ एब्जॉर्प्शन होता है बट मेजॉरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन जिजुनम। हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इस एरिया में डिफरेंट एफएम एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। प्रोटीलेटिक एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स हैं, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस हैं। प्रोटीलेटिक एंजाइम में 3 एंजाइम मेन है, एमाइनो पेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड डाइपेप्टिडेज। ये प्रोटीन को ब्रेक करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम में माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। आपको मैंने जैसे बताया कि माल्टेज एक्ट ऑन माल्टोज, इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनते हैं। इसी तरीके से सुक्रेज में ये सुक्रोज पे एक्ट करता है और ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और लैक्टेज एक्ट ऑन लैक्टोज। एज मींस एंजाइम, एज जहां लगा हुआ है समझिए कि एंजाइम है, एंड OAC इज शुगर, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। लैक्टेज एक्ट ऑन लैक्टोज को ब्रेक करता है ये ग्लूकोज, जैसा पहले मैंने बताया, एंड गैलेक्टोज। ये प्रोसेस फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम में लाइपेज है, लाइपेज इज फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ब्रेक करता है। न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज ये न्यूक्लियोटाइड पे एक्ट करते हैं। न्यूक्लियोटाइड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए में, अब आगे पढ़ेंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट में एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। अब हमें देखना है कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन के लिए ये विलाई होते हैं। अगर आप सेक्शन देखेंगे स्मॉल सेक्शन, तो इसके अंदर ये बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दीस आर कॉल्ड विलाई। बहुत सारे विलाई होते हैं। विलाई का जो मेन एम है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। यहाँ पे ये सरफेस एरिया जो हमारा एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया वो काफी इंक्रीज कर जाता है। अगर ये प्लेन होता तो सरफेस एरिया कम होता है, इसके फोल्ड्स होने की वजह से सरफेस एरिया काफी इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फूड के जो स्मॉल पार्ट्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं। ये हमारा विलाई है। विलाई को देखेंगे, विलाई के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, ये वेन्स होते हैं, वेन्स, आर्टरीज, और ये लिम्फ वेसल होते हैं, लिम्फेटिक्स, लिम्फ वेसल होता है। तो हमारे वेन से ब्लड में जो एब्जॉर्प्शन होता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, एमाइनो एसिड्स, मोनोसैकराइड, छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स का होता है। लेकिन जो फैट्स के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, चेलोमैक्रोन्स होते हैं, वो ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते। उनके लिए एक अलग सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे ये फैट के बड़े मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन हो गया, पूरा डाइजेशन प्रोसेस हमने देख लिया। अब हम चलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी देख लें आप। स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पे इंटर करता है सीकम के पास, सीकम, दिस इज सीकम, दिस इज अपेंडिक्स। सीकम, ये जो जंक्शन है, यहां पे एक वाल्व होता है। मैंने फिर से बताया कि वाल्व का क्या काम होता है। दिस इज इलियोसेकल वाल्व। इलियम इज स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकल इज सीकम, एंड वाल्व या इलियोसेकल स्फिंक्टर। यहां पे स्फिंक्टर का मेन एम यही है कि फूड को वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में आने नहीं दे। अब फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट्स होते हैं। असेंडिंग इज ऊपर की तरफ, ट्रांसवर्स इज हॉरिजॉन्टल, डिसेंडिंग दिस साइड, एंड सिग्मॉइड। इसके बाद फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में स्टोर होकर एनल ग्लैंड से ये बाहर निकल जाता है। ये हमारा प्रोसेस लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसके बाद देखेंगे कि
हमारा जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद आपको पता होगा कि ग्लूकोज हमारी डे टू डे एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, डे टू डे एक्टिविटी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन्स, एमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे बॉडी के लिए है, जो हमारे मसल सेलों को बनाता है। विटामिन में बहुत सारी चीज़ों का यूज होता है। तो जैसे हमने कोई फूड लिया, कोई खाना खाया, उसमें से ग्लूकोज मान लीजिए कुछ यूज हुआ, कुछ ग्लूकोज बच गया, तो ग्लूकोज को बॉडी स्टोर कर लेती है कि फ्यूचर में मान लीजिए कि बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, उसको रिक्वायरमेंट है, तो वहां से वो यूज करते हैं। जैसे एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। फैट्स भी हमारा एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में, फैट्स स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस फैट जमा होता है एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में। और प्रोटीन मसल्स में, प्रोटीन मसल में तो होते ही है, प्रोटीन मसल में होता है। ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है, फैट एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट होकर स्टोर रहता है। इस स्टोरेज का फंक्शन ये है कि जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है और हम बाहर से वो फूड नहीं ले पाते हैं, तो ये ग्लाइकोजन हमारा ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है। और फैट्स का भी यही यूज है कि बॉडी को अगर वाली बहुत दिन से आपने स्टार्विंग खाना नहीं खाया है, तो पहले तो ग्लाइकोजन का स्टोरेज यूज होता है ग्लूकोज के लिए। फिर फैट भी, ये एडिपोज टिश्यू भी, फैट्स भी अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये फैट धीरे धीरे मेल्ट करके ये फैट भी धीरे धीरे मेल्ट करके ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज फिर बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए यूज होता है। तो जब स्टार्व करते हैं, आप खाना बहुत दिनों तक नहीं खाते हैं, तो सबसे पहले ग्लाइकोजन यूज होता है, ग्लूकोज, फिर फैट भी अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा करता है। और जब एडिपोज टिश्यू भी पूरे यूज हो जाता है, तो हमारे मसल्स, प्रोटीन भी अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होके बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत दिन से अगर आपने स्टार्व किया, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, तो आपका बॉडी लीन एंड थिन होता है। पहले तो फैट डिसॉल्व होता है, फिर धीरे धीरे मसल के मास भी कम हो जाते हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है एसिमुलेशन, स्टोरेज। तो ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हमें और हिम्मत मिले अच्छे तरीके से पढ़ाने की, और आपको एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छी समझ वाला स्टूडेंट बनाने की। थैंक यू।